नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात सबसे पहले महाराष्ट्र एक गदर कथा की। जी हां, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच छिड़ी जंग से पूरा देश वाकिफ है, लेकिन दशहरे के दिन इन दोनों के बीच शक्ति प्रदर्शन की रैली ने दुश्मनी की खाई को और चौड़ा कर दिया। एकनाथ शिंदे ने जून में 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन और बीजेपी के सहयोग से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और साथ ही शिवसेना पर अपनी दावेदारी ठोक दी। अब आगे बीएमसी चुनाव है, ऐसे में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक तरफ तो असली नकली शिवसेना का युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र को यह भी दिखाने की कोशिश है किसमें कितना है दम। आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेबांचा ठाकरेंचा आवाज। मला सांगा, मी केलं होतं ते बरोबर केलं होतं की नव्हतं? सांगा, सगळ्यांनी येऊन सांगा। जनसमुदायाला मैं विनम्र अभिवादन करतो। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का पावर शो। छत्रपती शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र में छिड़ी गदर और गद्दारी की जंग। 56 साल बाद दशहरा रैली पर बट गई शिवसेना। सबसे पहले दशहरा रैली में जुटी भीड़ से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के शक्ति प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं। 56 साल के इतिहास में यह पहली बार था जब दो जगहों पर दशहरा रैली आयोजित की जा रही थी। पहले तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने से लेकर एक दूसरे के लोगों को तोड़ने की होड़ दिखी और इस रेस में एकनाथ शिंदे बढ़त बनाते दिखे। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे गुट ने भी माना कि एकनाथ शिंदे की रैली में ज्यादा लोग थे, लेकिन उद्धव गुट ने ये भी कहा कि जब तक एकनाथ शिंदे बोलने के लिए खड़े हुए आधे से ज्यादा लोग निकल चुके थे। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। ठाकरे गुट का दावा है कि शिवाजी पार्क में हुई उद्धव की रैली में 2.5 लाख लोग पहुंचे और बीकेसी ग्राउंड में एकनाथ शिंदे की रैली में 3 लाख लोग। इसके उलट पुलिस का दावा है कि उद्धव ठाकरे की रैली में 1 लाख लोग पहुंचे और एकनाथ शिंदे की रैली में 2 लाख लोग शामिल हुए। शिवाजी पार्क की क्षमता 80,000 है और बीकेसी मैदान में 1 लाख लोग जुट सकते हैं। जब देश भर में बुराई का रावण धधक रहा था, जब उद्धव और एकनाथ शिंदे एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे और अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के भाषणों की चर्चा देश भर में हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिव सैनिक कटप्पा को माफ नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे बोले, हमने गद्दारी नहीं गदर किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा, इस बार रावण 50 खोखे का है। एकनाथ शिंदे बोले, 2019 में बाला साहेब के विचारों से गद्दारी की गई। 50 खोखे वाले रावण से उद्धव ठाकरे का इशारा महाराष्ट्र में उनकी कुर्सी गिराने के लिए विधायकों को दिए गए कथित 50 करोड़ के प्रस्ताव से था। ज्या वेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, वय गद्दारच गद्दारच म्हणणार। कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसता येणार नाही। पुसायचा म्हटलं तरी पुसता येणार नाही। गद्दारी झाली पण गद्दारी। इसके जवाब में शिंदे ने भी कहा, अगर उद्धव हमें गद्दार और खोखासुर बोल रहे हैं तो हाँ, ये गद्दारी हुई है। वो भी तो गद्दारी थी जब 2019 में बाला साहेब ठाकरे के विचारों को छोड़कर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई। गद्दारी झाली पण गद्दारी झाली ती 2019 ला गद्दारी झाली। ज्या निवडणुका आपण लढवल्या त्या निवडणुका लढवल्यानंतर जी आघाडी केली त्याच वेळेस गद्दारी झाली। होय, इस वक्त उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच दो तरह से लड़ाई चल रही है। पहली लड़ाई असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है। दूसरी लड़ाई 2023 के शुरुआत में होने वाले बीएमसी चुनाव में दमखम को लेकर। उद्धव ठाकरे भले ही महाराष्ट्र की सत्ता गवा बैठे, लेकिन वो बीएमसी चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं।
और एकनाथ शिंदे भी ये दिखाना चाहते हैं कि असली शिवसेना वही है और बीएमसी चुनाव में भी वो उद्धव ठाकरे को पटखनी देंगे। इसीलिए वो बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे रख रहे हैं और हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने खुद को ताकतवर और असली शिवसेना साबित करने के लिए ठाकरे परिवार के कई सदस्यों को अपने मंच पर बिठाया। एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे, उनकी पूर्व पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ साथ बाला साहेब ठाकरे के बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे के बड़े बेटे निहार ठाकरे भी नजर आए। एकनाथ शिंदे ने आनंद दिघे को भी अपने साथ बिठाया, वो आनंद दिघे जिनको बाला साहेब ने कार्यकर्ता बनाया था। बाल ठाकरे के 3 बेटे हुए, बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव। बिंदु माधव की मौत एक हादसे में हो गई। जयदेव के साथ परिवार के रिश्ते ठीक नहीं थे और वो अलग रहते हैं। बाला साहेब ठाकरे अपनी ज्यादातर संपत्ति उद्धव के नाम कर गए थे। मातोश्री बंगला भी उनके नाम कर दिया था। कल एकनाथ शिंदे के रैली में उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे, उनकी पत्नी स्मिता ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बड़े भाई के बेटे दिखाई दिए। कहीं न कहीं जब से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हुए हैं, उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि बाला साहब ठाकरे का नाम एकनाथ शिंदे इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनके जो पिता है उनका नाम और काम चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे ने जो करीबी परिवार वालों को उद्धव ठाकरे के अपने स्टेज पर बुलाया था दशहरा रैली में, वो ये बताने के लिए था कि ठाकरे परिवार के कुछ ऐसे भी फैमिली मेंबर्स हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ है, यानी कि बाला साहब ठाकरे के परिवार का आशीर्वाद उनके जो शिवसेना है उसके साथ भी है। कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश दशहरा रैली में की गई। बिंदु माधव के बेटे निहार शिंदे भी शिवसेना में शामिल हो गए। ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी से एक और शख्स ने राजनीति में कदम रख दिया है। तो जयदेव, स्मिता और निहार को अपने साथ मंच पर लाकर शिंदे ने उद्धव को एक और बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। अब बात उस बड़े मुद्दे की जिस पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। बीते 72 घंटे से अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब लोगों की मांग है कि 500 करोड़ के बजट में बन रही फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगे। अगर बैन नहीं लगा, फिल्म रिलीज हो गई तो फैसला ऑन द स्पॉट यानी फिल्म थिएटर के बाहर होगा। फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे लोगों का यही कहना है कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर चोट वाली सोच चलेगी नहीं। अब साधु संतों ने भी फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। अभी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। आदि पुरुष के खिलाफ साधु संत समाज ने मोर्चा खोल दिया। विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहा है। हिंदू संगठनों ने आदि पुरुष के पोस्टर और बॉलीवुड कलाकारों के पुतले जलाना शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदि पुरुष फिल्म को हिंदू धर्म के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। काशी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इसे हिंदू धर्म के खिलाफ पाकिस्तान से स्पॉन्सर साजिश के रूप में देख रहे हैं। तो महाभारत सीरियल में दुर्योधन का किरदार निभा चुके पुनीत ईसर ने आदि पुरुष में रावण के गेटअप पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि रावण तालिबानी और तैमूर जैसा लग रहा है। मतलब ये कि फिल्म के ट्रेलर रिलीज पर इतना हंगामा है तो फिल्म रिलीज होने पर बवाल मचना तय है। आप देख सकते हैं कि वाराणसी में फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। बाकायदा विरोध में पुतले जलाए गए। मांग यही है कि आदि पुरुष फिल्म पर बैन लगे, यानी फिल्म सिनेमा घर तक पहुंच ही ना सके। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की हैं। यहाँ भी फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आदि पुरुष फिल्म के किरदारों के फर्स्ट लुक को देखकर क्या विरोध करना सही है? क्या आदि पुरुष फिल्म के दृश्यों से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचना सही है? क्या क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हिंदुओं की आस्था वाली लक्ष्मण रेखा को लांघा गया? सवाल यही है कि फिल्म में रावण के किरदार में सैफ अली खान का लुक
क्या तालिबानी है? और हनुमान के चमड़े के वस्त्र और बिना मूंछ का दिखाया जाना इस्लामीकरण है? आज आपको समझना और सुनना चाहिए कि आखिर सुपरस्टार प्रभास और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदि पुरुष के टीजर पर बवाल क्यों मच गया। सबसे पहले आपको टीवी सीरियल महाभारत में दुर्योधन का रोल निभाने वाले एक्टर पुनीत ईसर की टिप्पणी को गौर से सुनना चाहिए, जो आदि पुरुष में रावण और हनुमान के लुक पर भड़के हुए। पुनीत ईसर के मुताबिक एक फिल्म मेकर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हमारे इतिहास का खंडन नहीं कर सकता है। एक रावण जो 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, उससे बड़ा महान शिव भक्त कोई हुआ ही नहीं। अगर उसके माथे में तिलक नहीं लगा हो तो वो रावण कैसे हो गया? आप इतनी लिबर्टी तो नहीं ले सकते। मैं उन्हीं मेकर्स से पूछना चाहूँगा, क्या उनमें क्षमता है कि वो सिख गुरुओं को बिना मूंछ के दिखा सकते हैं या जीसस क्राइस्ट को क्लीन शेव करके दिखा सकते हैं? तो फिर रावण के साथ ऐसा क्यों हुआ है? वो तो बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी और तैमूर की तरह लग रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि जनता का जो आक्रोश है वो कहीं से भी गलत नहीं है। आप रावण को तालिबानी क्यों बना रहे हैं? मैं कोई कट्टरवादी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो दिख रहा है वो सही नहीं है। लोगों के मन मस्तिष्क में राम बसे हुए हैं, उनको लेकर श्रद्धा है। आप ऐसा करेंगे तो इसका गुस्सा जाहिर तौर पर निकलेगा ही। हमारे देश में दिक्कत यही है, हम बाकी कौम की मजहब के खिलाफ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके गुस्से को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप डरते हैं। तो क्या हिंदू जो है वो मंदिर का घंटा है जिसे कोई आकर बजाकर चला जाए? ये नहीं होना चाहिए था। आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। आस्था पर चोट, क्या आदि पुरुष में है खोट? रामायण के किरदारों का इस्लामीकरण हुआ। सैफ से दिक्कत या रावण के तालिबानी रूप से? आदि पुरुष की तालिबानी वाली विवाद कथा। फिल्म आदि पुरुष हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामायण पर आधारित है। फिल्म में राम का रोल प्रभास निभा रहे हैं तो रावण का सैफ अली खान। फिल्म का विरोध कर रहे लोगों की यही उनका आरोप है कि चाहे रावण का लुक हो या फिर हनुमान का सोची समझी साजिश के तहत रियल लाइफ के रावण को तालिबानी रूप दिया गया है, जबकि हनुमान के रोल को निभा रहे एक्टर की मूंछ गायब कर दी गई है। कुछ भी संयोग नहीं है, बल्कि प्रयोग के तहत हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों का अपमान हो रहा है। आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। 12 जनवरी 2023 को करीब 500 करोड़ बजट वाली फिल्म आदि पुरुष रिलीज होनी है, अधर्म का विध्वंस करने। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने से पहले फिल्म हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के आरोप में चौतरफा घिर गई। फिल्म का विरोध कर रहे लोगों की मांग यही है कि अब फिल्म आदि पुरुष रिलीज नहीं होनी चाहिए। हिंदू की आस्था पे चोट लगाना बंद करो। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र ने फिल्म आदि पुरुष को हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचाने वाला बताते हुए जल्द से जल्द बैन लगाने की मांग की है। रावण राक्षस जरूर था, लेकिन वो बहुत बड़ा विद्वान था और विद्वान होने के कारण से वो वेश बदल करके सीता का हरण किया, लेकिन अमर्यादित नहीं रहा। और जो जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल अमर्यादित है और ये किसी रूप में यह आदर्श का बात नहीं रह गया। जो दिखाया जा रहा मालूम पड़ रहा है कि विदेशी आक्रांता भारत में आकर के आक्रमण कर रहे हैं। यह स्वरूप दिखाया जाता है, जानबूझ करके किया जा रहा है कि नाम रामायण का और उसका विकृत रूप दिखाया जा रहा है, जो बहुत ही गलत है। और मैं कहता हूं कि इस पर तुरंत बैन लगाया जाए। काशी में लोगों का गुस्सा फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के खिलाफ फूटा। गुस्साए लोगों ने बॉलीवुड अभिनेताओं का पुतला जलाकर विरोध किया। हाँ, ये लगातार चला आ रहा है, क्योंकि अब तक जो आक्रोश था वो आक्रोश किसी न किसी कारण से दबा हुआ था। अब वो धीरे धीरे उभर रहा है और ये बिल्कुल इन सबों का सफाया कर देगा।
अगर ये हमारी जो है भावनाओं को नहीं समझेंगे, निरंतर इसी तरह से जो है कार्य करते रहेंगे, तो इनका बहिष्कार हम सपरिवार और पूरे समाज के साथ करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहासकार विभाग के प्रोफेसर राजीव श्रीवास्तव ने फिल्म आदि पुरुष को साजिश वाली टूल किट से जोड़ दिया। जानबूझ करके बॉलीवुड वाले सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए, सनातन धर्म का मजाक उड़ाने के लिए, सनातन धर्म के देवी देवताओं को अपमानित करके हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए यह सब काम कर रहे हैं। दावा यही है कि फिल्म आदि पुरुष में रावण और हनुमान का रूप संजोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग है। हिंदुस्तान के हर एक थाने में एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज कराई जाए। ये कैसे इनकी हिम्मत पड़ी कि इन्होंने हनुमान जी के चरित्र को इस तरह से दिखाने का दुस्साहस किया। ये बोल नहीं सकते दूसरे धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में बोल नहीं सकते। ये तलवा चाटते हैं सब, यहाँ के माफियाओं का, गुंडों का, अपराधियों का, पाकिस्तान में बैठे आकाओं का। तो यह तो पाकिस्तान के इशारे पर बैठे हुए ये जो बॉलीवुड के माफिया हैं, ये सब फिल्म बनाते हैं। इनकी तो जांच होनी चाहिए कि इनके पास पैसा कहां से आया। दूसरी तरफ फिल्म का विरोध करते हुए महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक राम कदम ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये कि फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज ही नहीं होने देंगे। आदि पुरुष फिल्म में जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का विडंबन किया गया है, वह फिल्म महाराष्ट्र की भूमि पर हम कतई प्रदर्शित होने नहीं देंगे। कुछ फिल्म निर्माताओं की आदत बनी है ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए और उस पब्लिसिटी से करोड़ों रुपया बटोरने के लिए इस प्रकार का वह हमारे देवी देवताओं का विडंबन फिल्म में करते हैं। महाराष्ट्र में फिल्म रिलीज नहीं होने की चेतावनी बीजेपी एमएलए ने दी तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किरदारों के लुक को बदलने की बात कही। किसी भी प्रकार से भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले फिल्मों का फिल्मांकन नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो गलत है और उसकी जांच करके उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। अगर भावनाओं को ठेस पहुंचती है, जो तमाम आस्थावान लोग हैं उनको इस प्रकार की चीज़ें स्वीकार नहीं है। और मुझे भी लगता है कि अगर इस प्रकार का कोई फिल्मांकन किया गया है जो नहीं करना चाहिए, तो उस पर फिर से विचार करके उसमें जो गलतियां हों उनको सुधार करके तभी उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। फिल्म आदि पुरुष के दृश्यों पर मचे घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के संभल में लोगों ने बैन की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मांग रही कि हिंदुओं की आस्था पर आघात करने वाली फिल्म पर राष्ट्रपति रोक लगवाए। फिल्म को लेकर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। हिंदू संगठनों ने फिल्म आदि पुरुष के विरोध में राष्ट्रव्यापी अभियान का रोड मैप तैयार कर लिया है। आप हमारे धर्म के ऊपर कीचड़ उछाल रहे, ऐसी फिल्म को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अगर हमें थिएटर के बाहर भी धरना देना पड़ेगा तो देंगे, और अगर पूरे भारत में आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। हिंदू जागरण मंच का एक एक कार्यकर्ता अगर धर्म के लिए अगर हमें सड़कों पर राष्ट्रपति भवन तक और मुख्यालय लखनऊ तक भी अगर जाना पड़ेगा तो जाएंगे और इसको बैन कराएंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा फिल्म के डायरेक्टर को चिट्ठी लिख चुके हैं। चिट्ठी में लिखा है कि फिल्म के ट्रेलर में हिंदू धर्म की आस्था को आहत पहुंचाने वाले कई आपत्तिजनक सीन हैं। अगर आपत्तिजनक सीन नहीं हटाए जाते तो कानूनी पक्ष पर विचार करेंगे। मतलब ये कि फिल्म आने से पहले ही विवादों में घिर गई है। सवाल यही है कि आदि पुरुष के सीन बदले जाएंगे या फिर फिल्म पर बैन लगेगा। आज तक ब्यूरो। अधर्म का विध्वंस करने। और अब आइए आपको दिखाते हैं कुछ अन्य खबरें, क्योंकि कैसे अमेरिका से लेकर थाईलैंड तक दहशत ही दहशत है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक पंजाबी परिवार का अपहरण करके हत्या कर दी गई, तो थाईलैंड के एक डे केयर सेंटर में एक हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, 30 से ज्यादा लाशें बिछा दी। आइए देखते हैं हमारी ये दिल दहलाने वाली रिपोर्ट। अमेरिका में पंजाबी परिवार की अपहरण के बाद हत्या। कैलिफोर्निया में 8 साल की मासूम आरोही को भी मार डाला। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 दिन पहले एक परिवार का अपहरण हो जाता है। उसी घड़ी से दुनिया की सांसें अटकी हुई थी। पता नहीं इस परिवार का क्या हुआ होगा। खास तौर पर
पंजाब के होशियारपुर में रहने वाले इस परिवार के बाकी सदस्य डरे हुए थे और फिर 6 अक्टूबर इस परिवार का डर मातम में तब्दील हो गया। अमेरिका से पूरे के पूरे परिवार के मारे जाने की खबर सामने आई। 8 साल की आरोही के साथ साथ उसकी मां जसलीन कौर, पिता जसदीप सिंह और ताया अमनदीप सिंह की लाश हचिंसन रोड के पास एक खुली जगह पर पड़ी हुई मिली। सभी की हत्या गोली मारकर की गई थी। इसी के साथ इस परिवार का पूरी तरह से जला हुआ एक मिनी ट्रक भी मिला है, जिसमें कातिलों ने उन्हें अगवा किया था। कैलिफोर्निया पुलिस ने इस मामले में 48 साल के एक शख्स को हिरासत में लिया है। जानकारी है कि आरोपी ने खुद को मारने की कोशिश भी की। अब उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस को इस मामले में लीड जसदीप के एटीएम के इस्तेमाल से मिली थी। इससे पहले कैलिफोर्निया के फायर अधिकारी ने बीते सोमवार को मेरठ के बाहर एक ग्रामीण इलाके में अमनदीप सिंह का आग लगा हुआ ट्रक बरामद किया था। पुलिस ने शक जाहिर किया है कि किडनैपर्स ने आग लगाकर सबूत खत्म करने की कोशिश की थी। इससे पहले अमेरिकी पुलिस अधिकारियों ने अपहरण की फुटेज जारी की थी। इसमें पता चलता है कि मर्सिड में बंदूक की नोक पर परिवार का अपहरण किया गया था। पुलिस की माने तो होशियारपुर के परिवार का कातिल मैनुअल साल्गाडो पहले इनके ऑफिस में काम करता था। वो पहले भी अपहरण के केस में सजा काट चुका है। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस को शक है कि परिवार ने उसे नौकरी से निकाला था। कहीं इसी रंजिश की वजह से उसने ये वारदात तो नहीं की। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ नहीं हैगी। थाईलैंड के डे केयर सेंटर में गोलीबारी में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। ये तस्वीरें थाईलैंड के नोंगबुआ लम्फू शहर की हैं। यहाँ 6 अक्टूबर की सुबह ऐसा कोहराम मचा कि थाईलैंड तो क्या पूरी दुनिया दहल गई। असल में यह हमला हुआ एक शहर के डे केयर सेंटर यानी बच्चों के स्कूल में, जहां एक गुमनाम हथियारबंद हमलावर ने धावा बोलकर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। और तो और जब अंधाधुंध गोलीबारी कर बच्चों को निशाना बनाने के बाद भी उसका जी नहीं भरा तो उसने डे केयर सेंटर में सो रहे मासूम और बेगुनाह बच्चों पर एक एक कर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया और इंसान और इंसानियत दोनों की लाशें बिछाता चला गया। हमले के बाद वो फिर से अपने घर लौटा। वहां उसने अपनी बीवी और मासूम बेटे की जान ली और फिर खुद को मारकर इस भयानक कहानी का द एंड कर दिया। हालांकि अब तक हमलावर की पहचान हो चुकी थी। 34 साल का पानिया नाम का ये शख्स थाईलैंड पुलिस का एक ऐसा मुलाजिम था जो नशाखोरी के जुर्म में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। थाईलैंड पुलिस ने तकरीबन 35 लोगों की मौत की पुष्टि की है और बताया है कि अकेले डे केयर सेंटर में ही उसने 24 लाशें बिछाई, जिसमें 19 लड़के और 3 लड़कियों की लाशें थी। इस वारदात में 12 लोग बुरी तरह जख्मी हुए, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। डे केयर में गोलीबारी के बाद पुलिस हमलावर की तलाश में जुट गई थी, लेकिन जब तक पुलिस हमलावर की पहचान कर पाती और उसके घर पहुंचती, उससे पहले ही उसने अपनी तरफ से इस खौफनाक कहानी का द एंड कर दिया था। पुलिस को उसके घर के बाहर इस वारदात में इस्तेमाल किया गया उसका जला हुआ ट्रक पड़ा मिला, जबकि घर के अंदर उसकी और उसके परिजनों की लाशें पड़ी थी। आज तक ब्यूरो। बात अब उस तस्वीर की जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। आज कर्नाटक में सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। यात्रा के दौरान एक ऐसा लम्हा कैमरे में कैद हुआ जिसके बारे में हर कोई आज जानना चाहता है। कांग्रेस इस तस्वीर को भारत से नफरत मिटाने से जोड़कर पेश कर रही है। बीजेपी इसे परिवार बचाने की कवायद करार दे रही है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।